So today we have to start discussion about next point, that is angular SHM. तो एंगुलर एसएचएम में एंड लीनियर एसएचएम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लीनियर एसएचएम में बॉडी लीनियर पाथ के अलोंग टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन परफॉर्म करती है, लेकिन जब भी बात एंगुलर एसएचएम की होगी तो एंगुलर एसएचएम में बॉडी क्या होती है, ट्विस्ट होती है, अनट्विस्ट होती है। बॉडी क्या होती है, ट्विस्ट होती है एंड अनट्विस्ट होती है। तो उस टाइप के मोशन को हम कंसीडर करेंगे एज एंगुलर एसएचएम। तो कंडीशन क्या होती है, देखो जैसे कि इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम, इन केस ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स प्रोपोर्शनल होता है टू द माइनस ऑफ एक्स। अब अगर बात एंगुलर एसएचएम की करेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, देयरफॉर इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम जो टॉर्क होगा ये प्रोपोर्शनल होगा टू द माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है, देखो जैसे हमें मालूम है कि बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना है तो हमें वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में बॉडी को अगर रोटेट करना है तो फोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय टॉर्क। ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग, किससे रिप्लेस करना पड़ता है, टॉर्क से। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी डिस्प्लेस होती है, उसी तरह से टॉर्क अप्लाई करने के बाद बॉडी में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? इसलिए हम लिख सकते हैं कि जैसे एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होता है उसी तरह से टाउ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द माइनस ऑफ थीटा। एंड यहां पे टाउ का मतलब टॉर्क एंड थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो राइट डाउन tau is the torque and theta is the angular displacement। अब यहां पे जैसे हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा था कांस्टेंट, के, फोर्स कांस्टेंट। उसी तरह से हम टॉर्क की केस में भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए टाउ इज इक्वल्स टू लिख देंगे माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। तो यहाँ पे सी का मतलब हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम बोलते थे के, मतलब फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यूज किया है सी, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्विस्ट कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट कांस्टेंट। सी का मतलब क्या हो गया, ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्क कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां पे देखो हमने जब रोटेशनल मोशन पढ़ा था तो रोटेशनल मोशन में हमने टाउ का ये रिलेशन यूज किया था, टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ज्यांचं झालंय त्यांच्या लक्षात आहे, ज्यांचा नाही झाला त्यांचं परत होईल। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। एंड यहाँ पे आई का मतलब होता है इनर्शिया या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब यम आई। एंड अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक है, कळतंय का बघा, एकदम सिंपल पॉइंट है एंगुलर एसएचएम। इसमें हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लीनियर एसएचएम में। कंपेयर करके फोर्स को रिप्लेस किया टॉर्क से, एक्स को रिप्लेस किया थीटा से, कांस्टेंट के था उसकी जगह पे सी आ गया। एंड जो एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन उसको रिप्लेस करके यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अगर ये अल्फा की वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा था वो क्या बनेगा, टाउ इक्वल्स टू एक इक्वेशन था माइनस ऑफ सी थीटा। एंड अभी हमने इंट्रोड्यूस किया टाउ इक्वल्स टू कौन है, आई इंटू अल्फा, जिसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहाँ पे जो इक्वेशंस थे बस इनको इक्वेट करना है। पहले टाउ इक्वल्स टू सी थीटा, देन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, एंड टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा में बस ये अल्फा की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब यहाँ पे इक्वेट करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे भी टाउ है, यहाँ पे भी टाउ है, मतलब एक साइड सेम है तो हम दूसरी साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। क्या आ रहा है, माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। अगर ये आई इधर भेज देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी अपॉन आई इंटू थीटा।
इन दोनों को बस हमने इक्वेट किया था, उससे ये इक्वेशन आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन वाला आए उधर जाके डिवीजन में चला। क्लियर है? अब यहाँ पे डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये एसएचएम है तो वहां पे डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है लीनियर में, बट यहाँ पे एंगुलर है इसलिए क्या बनेगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बनेगा। कैसे लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। बस यहाँ पे एक्स मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एक्स रिप्लेस बाय थीटा हो गया। तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी अपॉन आई इंटू थीटा। तो माइनस माइनस थीटा थीटा कट, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ सी बाय आई, वेयर ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सी का मतलब ट्विस्ट कांस्टेंट, वेरी गुड, एंड आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंड इसके ऊपर से हमें पीरियोडिक टाइम निकालना है, बट पीरियोडिक टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? बट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, एंड पुट कर देंगे तो टी इक्वल्स टू आएगा 2 पाई रूट ऑफ आई बाय सी। वेरी गुड, म्हणजे कळतं तुम्हाला 2 पाई रूट ऑफ आई बाय सी, ये क्या होता है? पीरियोडिक टाइम ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो हर बार एसएचएम में हमें पीरियोडिक टाइम ही निकालना है, हो गया। वेर आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी का मतलब, चलो हे लिहून झालंय का पहिलं? चलो राईट डाऊन, फक्त छापू नका, समजावून घ्या आणि न बघता लिहायचं ट्राय करा, हे गडबड नाही आपल्याला। लिहून लिहून झालं का? वेदिका लिहून झालं का? तो लीनियर एसएचएम में एंड एंगुलर एसएचएम में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर हो रहा है सबको? क्या होता है? लीनियर एसएचएम में बॉडी टू एंड फ्रो अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करती है, एंगुलर एसएचएम में बॉडी का ट्विस्ट होता है, अनट्विस्ट होता है, मतलब बॉडी क्या होती है? रोटेट होती है। इसलिए हमने यहाँ पे टॉर्क को मतलब फोर्स को रिप्लेस किया था बाय टॉर्क, तो एफ इक्वल्स टू माइनस एक्स था, उसकी जगह पे फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा? टाउ इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा। बोला बटपट, क्या लिखा? टाउ इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा। फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया तो टाउ इक्वल्स टू बन गया माइनस ऑफ सी इंटू, और इस सी को बोला था हमने एज ट्विस्ट कांस्टेंट। क्या है सी मतलब? ट्विस्ट कांस्टेंट। तो इक्वेशन बन गया टाउ इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। अब इसमें हमने क्या किया था? टाउ को रिप्लेस किया था, किससे रिप्लेस किया था? आई इंटू अल्फा से, वेयर आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा का मतलब एंगुलर एसएचएम, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हुआ था? आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। फिर आई को उधर भेज दिया और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिखा था? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। दोनों को इक्वेट किया, थीटा थीटा माइनस माइनस कैंसिल होके ओमेगा आ गया रूट ऑफ सी बाय आई, एंड ओमेगा रूट ऑफ सी बाय आई आने के बाद पीरियोडिक टाइम बन गया टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाय सी, जिसमें आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी का मतलब ट्विस्ट कांस्टेंट। हो गया, इतना ही एंगुलर एसएचएम। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम मतलब डाउन, सिंपल पेंडुलम it consists of a string डोरी connected to the heavy sphere connected to the heavy sphere, and another end of the string is connected to the rigid support. Another end of the string is connected to the rigid support. This arrangement is known as simple pendulum. This arrangement is known as simple pendulum. मतलब कि देखो यहाँ पे इस तरह का एक रिजिड सपोर्ट है जिसको स्ट्रिंग डोरी कनेक्ट की है, एंड यहाँ पे एक हेवी स्पीयर होता है, यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन इन जनरल हम हेवी स्पीयर कंसीडर करते हैं, कनेक्ट किया है। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? इट विल परफॉर्म मोशन अलोंग गिवन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन नहीं, एक्चुअल में लीनियर पाथ है, बट हम डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटा देते तो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ हम कंसीडर करते हैं। तो इस एडजस्टमेंट को बोला जाता है एज सिंपल पेंडुलम। क्या बोला जाता है? सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम में क्या होगा? देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम की मोशन चल रही है, एंड इसके मोशन में हम इसकी कोई भी एक रैंडम पोजीशन कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये पोजीशन आ गई, तो इस पोजीशन में इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें यहाँ पे कंसीडर करने। तो सबसे पहले कौन एक्ट होगा? mg। कहाँ पे एक्ट होगा? ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये mg के बाद में दूसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो ब्लॉक को नीचे गिरने नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग ने अगर थीटा इतना एंगल बनाया तो हम यहाँ पे भी एंगल कितना लेंगे? थीटा लेंगे। फिर अगेन वही प्रोसेस, टेंशन को हमें क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू टू कंपोनेंट। तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा t cos ऑफ थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट बनेगा t sin ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो वेट था ब्लॉक का, इट इज बैलेंस्ड बाय t cos थीटा, यानी कि t cos थीटा इक्वल्स टू बन गया mg। बट ये t sin थीटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है t sin थीटा? थिंक अपॉन इट। हे आन्सर स्वतः मिळाले पाहिजे असे कन्सेप्ट शिकत असताना, हे मिळत चालली याचा अर्थ तुमचं ब्रेन चालू आहे, कळालं ना? नाहीतर नुसतं येऊन बसता सकाळी गोळ्यासारखे। व्हेरी गुड। काय करतोय? मीन पोझिशनच्या टुवर्ड्स घेऊन जातोय। म्हणजे काय करतोय? मीन पोझिशनकडे घेऊन जाण्याचं ओरिजिनल काम कोणाचं होतं? एक्सलंट। वो क्या कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोव्हाइड कर रहा है। ह्या लिंक लागल्या पाहिजे ब्रेन मधल्या। न्यूरॉन जे काम करतात ते असे काम करतात, कळालं ना? बसायचं, लिहून घ्यायचं है ना, अर्धी झोप चालू ऐश्वर्या, अर्ध लक्ष क्लासमध्ये, आणि जायचं तसंच। क्या हो रहा है? टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है इस एसएचएम परफॉर्म करने वाले ब्लॉक को कहीं से भी मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लेके जाने के लिए, यानी कि इन दिस केस टी साइन थीटा क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कर रहा है ये? प्रोवाइड्स नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो हम टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एमजी की तरह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ, और यहाँ पे एफ का मतलब कौन होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। कळते का? कहोच टी साइन थीटा क्या कर रहा है? यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? अभी फिर से अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा मतलब tan ऑफ थीटा, एंड ये tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? mg अपॉन f आ गया, f बाय mg। बर टी साइन थीटा, हाँ, तो ये बन गया f बाय mg। यहाँ पे f को हमने क्या बोला है पहले से? क्लियर यहाँ तक?
अब कंडीशन क्या होती है, देखो जनरली ये जो एंगल है थीटा वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसलिए हम tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं एज ए थीटा। एंड थीटा का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड म्हणजे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, x बाय एल, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मतलब कौन रहेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी x बाय एल। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये x अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, f अपॉन एम जी, यानी कि यहाँ पे f का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, कौन सा फोर्स लगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, अब उसको हम रिप्लेस करेंगे, बट रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर K इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे K इक्वल्स टू क्या आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो गए, K इक्वल्स टू क्या आ गया, mg अपॉन एल, बट K का मतलब क्या होता है, यम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये पुट कर देंगे तो क्या आ गया, यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी अपॉन यल, यहाँ पे एम एम कट, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, रूट ऑफ जी बाय एल। एंड हमने ओमेगा फाइंड क्यों किया, क्योंकि हमारा पूरे ऑसिलेशन टॉपिक में एक ही पर्पस है, टू फाइंड पीरियोडिक टाइम ऑफ द एसएचएम। ओमेगा आ गया, टी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, यानी कि फाइनली हमें, वेरी गुड, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी एक्सप्रेशन मिलता है फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ लीनियर एसएचएम एज टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या किया था, एकदम सिंपल प्रोसेस होती है। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम मतलब होता क्या है, एक स्ट्रिंग, उसको एक हेवी स्फीयर कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट को फिक्स किया, फिर अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या करता है, पाथ के अलोंग अपनी एसएचएम परफॉर्म करता है। तो हमने कोई भी एक रैंडम स्टैंडर्ड पोजीशन यहाँ पे कंसीडर की जहां पे वेट एक्ट हो रहा था mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसके बाद t एक्ट हो रहा था अलोंग द स्ट्रिंग, उसके बाद टेंशन के दो कंपोनेंट्स लिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा जिसका काम था mg को मतलब वेट को बैलेंस करना, उसको छोड़ के दूसरा कंपोनेंट था t sin थीटा जो क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा मतलब F बनेगा, इसलिए हमने इक्वेशन लिख दी है t cos थीटा इक्वल्स टू mg, t sin थीटा इक्वल्स टू, उसके बाद में क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने से क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू F बाय mg। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसलिए tan थीटा बनता है इक्वल्स टू x बाई एल। अगर tan थीटा को x बाई एल से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें F का फॉर्मूला मिल गया mg x बाय एल। बट F की एक्चुअल मीनिंग रिस्टोरिंग फोर्स थी, उसका बेसिक फॉर्मूला है kx, दोनों को इक्वेट किया, x x कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू क्या मिला, mg बाय एल। बट k का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ओमेगा का स्क्वायर, फिर से इक्वेट किया, mm कट हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ, एंड रूट ऑफ जी बाई एल, ये अगर ओमेगा था तो यहाँ पे फिर से रिप्लेसमेंट करके t आ गया 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। कळलं का, चल भेटो तिकडे प्रूव्ह करू का परत, हे वरने वाटत लिहायला, खाली लिहिता येईल, नाही म्हणते हे काय वाटत तुला, हा एक्स का आर्क लेंथ, मीन पोझिशन पासून गिवन पोझिशन पर्यंत आर्क लेंथ, आर्क कळतो का, आर्क असा सर्कल असेल आणि या दोन मध्ये अँगल थीटा आहे, तर या लेंथला आपण आर्क लेंथ म्हणतो, तशी ते आर्क लेंथ। सनी झाली क्लिअर, हॅलो सौरव,
हम्म सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का जो पीरियोडिक टाइम था टी, उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। क्या था? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि बेसिकली जो पीरियोडिक टाइम है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लेंथ के ऊपर। तो जो गिवन लेंथ है पेंडुलम की, अगर उसको मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम का क्या होता है देखो, ठीक है। अब बेसिकली जो लेंथ थी उसको अगर मैं कम कर दूंगा, इतनी बना दूंगा 0.1, तो क्या डिफरेंस हो रहा है? पीरियोडिक टाइम बढ़ गया या कम हो गया? नाही, फॉर्म्युल्यावर नाही, जे दिसतंय ते मला सांगा, कळतं का? हे थोडंसं दिसल्यावर विचार करू शकता का? अभी पीरियोडिक टाइम कितना है? थांबा अजून, हाँ हाँ, मोशन स्टार्ट हो गई। या फिर यहाँ पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम। हम्म चलो, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया पीरियोडिक टाइम। कितना है पीरियोडिक टाइम? 1.62 का है। अगर वही लेंथ है, अब मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, हाँ, तो इस केस में अभी पीरियोडिक टाइम हमें मेजर करना है। तो ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? चलो स्टार्ट। कितना हो गया? 1.62 से 1 हो गया, तो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पीरियोडिक टाइम था टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। यानी कि हम लिख सकते कि यहाँ पे क्या होता है, जो पीरियोडिक टाइम होता है इसका एक्सप्रेशन है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। यानी कि ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। यानी कि अगर हमें पीरियोडिक टाइम निकालना है एंड लेंथ में वेरिएशन आ रहा है, तो एक्सप्रेशन बनेगा T2/T1 इक्वल्स टू √of L2/L1। यानी कि अगर यल डिक्रीज हो रहा है तो टी डिक्रीज होगा, यल इंक्रीज हो रहा है तो टी डिक्रीज होगा। वही एक्सपेरिमेंटल और ये थ्योरेटिकल रिलेशन हो गया। डाउन। चलो हो गया। अब उसके बाद में सेम पेंडुलम है जिसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम था, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, हम मास चेंज करेंगे। एट द गिवन इंस्टेंट कितना मास है? 1 kg। तो 1 kg पे पीरियोडिक टाइम हमने पहले मेजर किया था, वही था, कितना रहेगा? 1.62 इस लेंथ पे, ठीक है। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, स्टार्ट। कितना है? वही है 1.67। अब यहाँ पे अगर हम मास को वेरी करेंगे, पहले कितना है? 1 kg, अब इसका मास बना देंगे 1.5 kg। और उसके बाद में हमें क्या करना है? फिर से पीरियोडिक टाइम मेजर करना है, ठीक है। स्टार्ट। भगत, मास हमने आधा किलो से नहीं, 1 किलो से 1.5 किलो किया है। इसकी वजह से पीरियोडिक टाइम में क्या चेंज होता है वो हमें देखना है। आता थोडंसं मी क्लिक करताना व्हेरिएशन्स येते, तो 0.01 सेकंड मध्ये, कळालं ना। बट प्रैक्टिकली पहले 1.67 था, अभी भी कितना है? वही है। मतलब मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, असं का? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। करतं का डिपेंड मासवर? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G में यहाँ पे मास है ही नहीं, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
मास। उसके बाद में इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो एम्पलीट्यूड वेरी होगा, तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मास पे भी डिपेंड नहीं है एंड एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं है। डिपेंड किसके ऊपर है? सिर्फ लेंथ के ऊपर एंड उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करके हमें चेक करना है फिर से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये 1.67 या फिर 1.70 कुछ तो पीरियोडिक टाइम था। अगर यहाँ पे हम ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे कि ये अर्थ के लिए इन्होंने दी है, अगर हम कस्टम करेंगे एंड बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट बना देंगे, तो उस केस में पीरियोडिक टाइम क्या होता है? ठीक है, पहले अर्थ के लिए कितनी आ रही है, ये हमने जो चेक की थी 1.72 एट द गिवन लेंथ। उसके बाद में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे प्लैनेट, कुठला घ्यायचा? मून घ्यायचा का? पहले मून लेंगे। ठीक है, तो मून के ऊपर क्या होता है देखे, देखो। अरे थांबलं काय? नाही, कोण म्हटलं तुला? मून है, शांत बस रे। ग्रेविटी नन हो जाएगी तो पीरियोडिक टाइम रहेगा नहीं, ये एसएचएम परफॉर्म ही नहीं करेगा। लिहिलंय ना, मून है मून। वो तो सकाळी सकाळी त्याला पर थांब, समझ में आ रहा है? मतलब मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा या कम है? 1/6 है। कितनी है? ग्रेविटेशन में देखा था हमने। ठीक है, अर्थ के ऊपर अगर 9.8 है तो मून के ऊपर कितना होगा? 9.8/6 होगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, तो पीरियोडिक टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे तो क्या होगा? पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे क्यों? टी होता है 2π√L/g, यानी कि टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द 1/√g, यानी कि T2/T1 इज इक्वल्स टू होता है √G1/G2, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, पीरियोडिक टाइम डिक्रीज। ठीक है, राइट डाउन। ये हो गए लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। So this is all about simple pendulum. हो गया? Now write down next point. Applications of periodic time of simple pendulum. अब उसमें देखो फर्स्ट वन, एक कंडीशन दी है, आपको बोला है कि एक लिफ्ट है। क्या है? एक लिफ्ट मूविंग अपवर्ड with नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? कितना होता है? इक्वल्स टू जी होता है। क्या होता है? विसरले सगळे। तो ये टी पीरियोडिक टाइम कितना बनेगा? टी इक्वल्स टू 2π√L/g बनेगा।
अगर वही बोला है आपको कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए, इतने एक्सेलरेशन से लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है तो क्या होगा? वेरी गुड, ए डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय जी प्लस ए, यानी पीरियोडिक टाइम बनेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ यल अपॉन जी प्लस ए। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नेट एक्सेलरेशन कितना बनेगा? अगेन इक्वल्स टू जी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा लिफ्ट का? 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? फिर से पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में क्या होगा? एक्सेलरेशन ए डैश इक्वल्स टू जी माइनस ए होता है प्रैक्टिकली डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए फ्रीली फॉलिंग है मतलब कितना होगा? जी होगा, तो ए डैश कितना बनेगा? जी माइनस जी, दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी पीरियोडिक टाइम कितना बनेगा? 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल बाय 0। एल बाय 0 मतलब इंफिनिटी, रूट ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 2 पाई इंफिनिटी, तो पीरियोडिक टाइम बनेगा इंफिनिटी। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया तो सिंपल पेंडुलम है इकडे गेला त्याला खाली ओढणारच नाही कोणी। हमने स्टार्ट में जो एफबीडी ड्रॉ की थी, मीन पोजीशन के टूवर्ड्स लेके आने के लिए टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, बट जब वो ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है तो उसको नीचे कौन खींचता, कौन है नीचे? एम जी वेट, बट जी अगर 0 है वहां पे तो ये वर गेल्यावर एकदा खाली येईल का? तो जहां पे गया है वहीं पे रहेगा, मतलब इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो जाएगा? कळालं ना? 2-400 जनरेशन येऊन जातील पण तो काही खालीच येणार नाही, इसलिए यहाँ पे पीरियोडिक टाइम बनेगा इंफिनिटी। बट ये कहाँ पे होता है? जी 0 हो गया, ऐसे कहाँ पे होगा? नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, दूसरा इनसाइड सैटेलाइट जहां पे वेटलेसनेस कंडीशन होती है वहां पे ये पीरियोडिक टाइम जो है सिंपल पेंडुलम का वो इंफिनिटी बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ थेरोटिकल रिलेशन लिहून नाही देत मी, फक्त ओरली विचारतो, लक्षात ठेवा। कळालं? झोका आहे, झोक्यावर पहिले भगत बसलेला आहे, झोका खेळतोय भगत, आणि भगत सोबत उडी मारून परत प्रथमेश जाऊन बसला। कळालं काय झालं? एक्सपेरिमेंट मध्ये झोका थांबला नाही, बाकी काहीच नाही आलं, फक्त याला उचलून आपण टाकून दिलं भगत शेजारी प्रथमेशला। तो पीरियोडिक टाइम ऑफ दैट स्विंग झोका चेंज होगा क्या? अगर चेंज होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। असे 4 प्रथमेश जरी फेकून मारले अपन फर्क पड़णार? कळालं ना? मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। अभी फिर से प्रथमेश को निकाल लिया और वही भगत बैठा था, अब भगत खड़ा हो गया, तो उस केस में पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज होगा या सेम रहेगा? किती लोकांना वाटतं सेम रहेगा? चेंज होगा? बाकीच्यांना कळतच नाही काय चाललंय ते। हे थोडंसं थोडेफार काय करायचं, लेक्चरच्या अगोदर आहे ना एक 10 मिनिट थोडं उन्हामध्ये उभं राहायचं आणि मग यायचं। न्यूरॉन थोडी एनर्जी गेन करतात आणि त्यांचं वॉर्मअप होतं। कळालं? तुम्ही अर्ध्या झोपेतच इथपर्यंत पोहोचता। ठीक है, क्या होगा देवेश? क्वेश्चन कळाला का तुला? कोण आहे तो परत सांगा, कोण म्हटलं परत सांगा? प्रणिता। झोका एक स्विंग है, उसके ऊपर एक बॉय एक गर्ल बैठी थी और स्विंग चालू है एंड सडनली वो खड़ा हो गया, तो उस केस में पीरियोडिक टाइम के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? सगळ्यांना वाटतं नहीं होगा, किती लोकांना वाटतं पीरियोडिक टाइम चेंज होगा? एकटेलच वाटतंय, बाकी कोणालाच नाही? का बरं चेंज होईल बेटा? हे बघा, आपण उभं राहतो म्हणजे असं हाताला पकडतो आणि ते झोका वर घेऊन येतो का परत? पाय खालीच असताना तिथं बसलेलो तिथं, तो पीरियोडिक टाइम चेंज होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे रिजिड सपोर्ट से सेंटर ऑफ मास का देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जो बॉडी
पहले खाली बसलेली होती, वही जब खड़ी हो गई तो उस केस में सेंटर ऑफ मास अपवर्ड आ जाएगा, कटेगा। सेंटर ऑफ मास अपवर्ड आ गया मतलब इफेक्टिव लेंथ कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। अगर इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो गई तो पीरियोडिक टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो क्या होगा वहां पे? पीरियोडिक टाइम विल गेट डिक्रीज। येते लक्षामध्ये? तर ह्या केसमध्ये फक्त आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आहे ईएल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में एक स्पीयर है, हॉलो स्पीयर फिल्ड विथ वाटर, उसको भी एक साइड में हमने स्ट्रिंग को टाई करके एक रिजिड सपोर्ट को बांध के रखा है, और उसके बाद उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, और वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन? सिंपल पेंडुलम। कळालं? त्याच्यामध्ये काय भरलेलं आहे? पानी। एंड उसी बीच हमने उसको नीचे से एक होल बना दिया और छोड़ दिया। व्हाट विल हैपन टू पीरियोडिक टाइम? पाणी भरलेलं होतं, हॉलोस्फिअर मध्ये फुगा होता है ना, पिन टोचली, त्यातून पाणी खाली पडायला लागलं, तो पीरियोडिक टाइम चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। देखो इनिशियली क्या होगा, जसं जसं पाणी कमी होईल तेव्हा भरलेला जो स्पियर आहे वो रिकामा होताना वरतून रिकामा होईल का खालून रिकामा होईल? खालून रिकामा होईल। अरे वरची लेवल कमी होते ना येड्या गाबाळ्यांनो, थोडं इमॅजिन करत जा ना। इथं खालून जरी होल केलंय आपण, पाणी खाली पडतंय, मग असं असं असतो का स्पियर? मग पाणी खाली पडायला लागलं तो खालून रिकामा झाला, तो ये कंडीशन हो जाएगी, बरोबर? तो इस कंडीशन में क्या हो गया? अगेन सारा पानी नीचे आ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा नहीं खाली जाएगी, सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा मानी सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है मतलब इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद पानी एवढंच राहिलं, काय होईल? सेंटर ऑफ मास और नीचे चला गया, मतलब लेंथ और बढ़ गई, एंड लेंथ बढ़ गई मतलब क्या हो रहा है? पीरियोडिक टाइम भी बढ़ेगा। कब तक? जब तक वो एम्प्टी नहीं होता है तब तक। अब एम्प्टी हो गया, अब क्या होगा? अगेन सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे पानी नीचे गिरता जाएगा, इनिशियली पीरियोडिक टाइम इंक्रीजेस। कब तक? पानी खत्म नहीं हो रहा है तब तक। एंड व्हेन hollow sphere will get emptied, then again it will remain same, डिक्रीज होगा एंड वो सेम रहेगा। कळालं का? व्हेरी गुड। लिहून घेता का मग हे? हा मागं काहीच नाही। हा हे आता हे सगळे एनएलएम मधले, हा कोणी जर आलं सर कळालं नाही तर त्याचा एनएलएमच होणार आहे मग। किती लोकांना आठवत नाही हे? लिफ्ट अपवर्ड जाताना जी प्लस आहे, डाउनवर्ड येताना जी मायनस आहे। तुला नाही आठवत आहे ना? तुला काय आठवतं? घरचा ऍड्रेस आठवतो तुला? चलो फिनिश। लास्ट के वर्कशीट में कंपोजिशन ऑफ एसएचएम एंड एनर्जी के क्वेश्चन थे, है ना? एनर्जी नव्हती? होते ना एनर्जी? ग्राफ्स, हाँ ग्राफ्स एक राहिले आपले, ठीक आहे, छोटे ग्राफ घेऊन ठेवू। हे झाले ग्राफ्स, हो गया। नेक्स्ट हे लिहा पाहिजे तर स्टार मार्क करून। इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट और इनसाइड द सैटेलाइट पीरियोडिक टाइम विल बिकम इन्फिनिटी।
periodic time will be infinity. नेक्स्ट आता हे सांगितले ओरली एक्झाम्पल, थोडं डोकं लावा याच्यावर, ठीक आहे. तरी कन्फ्युजन होत असेल तर लेक्चर नंतर पॉइंट वाईज लिहून घ्या, ठीक आहे. नेक्स्ट, इफ a simple pendulum is in a car हाँ इधे चल पटकन. If a simple pendulum is connected in a car moving horizontally with uniform velocity, then अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब कार का एक्सेलरेशन, then periodic time of the simple pendulum will be t equals to 2 pi root of L upon G. इथे इकडे पटकन विचार घे. नेक्स्ट, if car is accelerating horizontally with acceleration a, if a car is accelerating horizontally with acceleration a, तो अब क्या होगा देखो, बेसिकली g ये एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है. कार एक्सेलरेट हो रही है मतलब कार का एक्सेलरेशन a हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है. तो जब भी हम पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी हम g लिखते हैं तो हमें यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेना पड़ता है. तो ये दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर है एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जिसको हम यहाँ पे g इफेक्टिव बोलेंगे कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में मतलब रेस टू 1/2 होगा. कहां से आ रहा है, वही वेक्टर का फॉर्मूला, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. बट यहाँ पे थीटा कितना है 90, कॉस 90 विल बिकम, तो क्या बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. यहाँ पे p का मतलब a, q का मतलब g, यानी पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर रेज टू 1/2. ये हो गया पीरियोडिक टाइम. नेक्स्ट, तुम्हाला हे माहिती आहे का, लाईक चार्ज रिपेल करतात, अनलाईक चार्ज माहिती सगळ्यांना. व्हेरी गुड. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इफ अ पॉझिटिव्ह चार्ज इज डिपॉझिटेड ऑन स्फीयर, जो एसएचएम का सिंपल पेंडुलम का स्फीयर था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिपॉजिट किया है एंड प्लेस्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है. देन अब बोर्ड पे ध्यान दो, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट हो रही है वो कहाँ पे एक्ट हो रही है, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रही है. अब यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है. कौन है यहाँ पे, एंड ये कौन है, निगेटिव चार्जेस है. हे 9-10 ला बेसिक्स माहिती आहे तुम्हाला, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड अवे एक्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स एक्ट होती है. या फिर लाइन्स ऑफ फोर्स भी मालूम है आपको, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम
एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। नसेल कळत तरी पण समजावून घ्या, असंच होतं म्हणून, कळालं? पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन होता है QE/m। हे कसं आलं हे शिकायचं आपल्याला, याला वेळ अजून, फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। कितना होता है एक्सेलरेशन? QE/m, वेयर Q का मतलब, वेरी गुड, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी, M का मतलब किसका मास, या चार्जचं मास या बॉबचं मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी भी डाउनवर्ड, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन है ये भी, इसलिए ये दोनों ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, और हमें पीरियोडिक टाइम मिलेगा T इक्वल्स टू 2π√L अपॉन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो G प्लस QE/m, ठीक है। अगर इसी केस में आगे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? वर्टिकली अपवर्ड है, तो क्या होगा? वेरी गुड, G माइनस QE/m हो जाए, बस इतना ही चेंज, राइट डाउन। चलो हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट भी लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड देन क्या होगा फॉर्मूला? बस 2π√L अपॉन G, प्लस की जगह पे आएगा माइनस। म्हणजे प्रत्येक वेळी आपल्याला काय घ्यायचंय? नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉब कंसीडर करायचं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? एक तो गाड़ी में रखा है, गाड़ी एक्सेलरेट होगी उसकी वजह से होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक की वजह से होगा, नहीं तो बॉडी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड अगर मूव हो रही लिफ्ट में, तो भी क्या होगा? वहां पे पीरियोडिक टाइम चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, periodic time of simple pendulum whose length is very large, कितना large? that is very large, that is comparable to the radius of earth, comparable to the radius of earth, कळतं का? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये म्हणजे पेंडुलमची लेंथ पाहिजे 8000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर, कळालं ना। तो उस केस में जो रेगुलर हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, और ये बनता है T इक्वल्स टू 2π√1/G इन ब्रैकेट 1/L प्लस 1/R। when length of simple pendulum is very large, that is comparable to the radius of earth, then periodic time will be 2π√1/G in bracket 1/L plus 1/R, where what is L? length of simple pendulum, R radius of earth, G acceleration due to gravity on the surface of earth, कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी देखो कि L इक्वल्स टू आर है, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन इफ L इक्वल्स टू आर है, इसका मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उस केस में क्या बनेगा? ये T इक्वल्स टू बनेगा 2π
स्क्वेअर रूट ऑफ करा ऍडिशन 1/r प्लस 1/r 2/r r/2g व्हेरी गुड. तो t इक्वल्स टू बनेगा 2 रूट ऑफ r अपॉन 2g. कसं आलं हे बघा, यांची ऍडिशन आहे की नाही 1/r प्लस 1/r हे किती येईल 2/r. बट हे आहे कसं ऍक्च्युअल मध्ये 1/2/r आहे. उलटा करून मल्टिप्लाय केलं तर किती येतं हे r/2. जी अगोदर होता तो कितना बनेगा r/2g. नसतं तसं, पण आपला सब्जेक्ट फिजिक्स आहे ना, तिथं आपल्याला काही पण करावं लागतं कन्सेप्ट. कळालं ना. चलो नेक्स्ट. जसं ते if लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इन्फानाइट. कितनी लेंथ है सिंपल पेंडुलम की इन्फानाइट. कळतं का इन्फानाइट म्हणजे इन्फानाइट है मतलब उससे ज्यादा लेंथ पॉसिबल ही नाही. कळालं ना. म्हणजे जगातलं सगळ्यात मोठं पेंडुलम आहे प्रथमेश. याच्यापेक्षा मोठं पेंडुलम कोणीच नाही बनवू शकत. कळालं ना. इन्फिनिटी पेक्षा जास्त मोठी लेंथ ठेवू शकतो का आपण. ठीक है. म्हणजे एल इक्वल टू आर तो छोटा है. तो इफ एल इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो क्या होगा. करा कैलकुलेट मग किती येईल. पिरियडिक टाइम इन्फिनिटी येईल का. कितना आएगा पिरियडिक टाइम 2 रूट ऑफ r/g. वेरी गुड. तो ये बनेगा t इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ r/g. कब अगर लेंथ इंफिनिटी है तो. अब इसमें वैल्यू पुट करके क्या आएगा. r मतलब कितना है g 2 करा वैल्यू पुट आणि t काढा. 160 काय सेकंद. घ्या 10 चालतं. तुला बोललेलं कळतं का. इंग्लिश तरी कळते का तुला. हाँ 5024 सेकंड. व्हेरी गुड. कितना आ रहा है 5024 सेकंड. कसं येतं हे बघा. आर कितना है 64 इंटू 10 टू द पावर 5. जी कितना है 10. तो रूट में आ गया 64 इंटू 10 टू द पावर 4. 64 बाहर आएंगे तो 8. 10 की पावर +2 बाहर आएंगी तो +2. तो कितना आ रहा है 800. 800 इंटू 2 पाई मतलब 6.28. 6.28 इंटू 800 किती 5024 काय. तो मिनट में कितने होंगे. हाउ टू कन्वर्ट सेकंड इंटू मिनिट. चला पटकन 5वीचं एक्झाम्पल आहे. कसं करतात सेकंदला मिनिट मध्ये कन्वर्ट सांग ना. मला प्रोसेस सांग. हा 83 मिनिट का 83.33 अप्रॉक्सिमेटली 84 मिनिट. म्हणजे किती घंटे. तर चालत नाही 1 hour 24 मिनिट नाही चालत. 1 पॉइंट किती आवर 1.4 आवर्स. आठवलं का नंबर कुठं होता.
अगर इक्वेटर पे कोई बॉडी है, उसको वेटलेसनेस कंडीशन एक्सपीरियंस करनी है, तो अर्थ का पीरियोडिक टाइम इतना रिक्वायर्ड था। दूसरी कंडीशन, जो सैटेलाइट है रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर सेकंड लेते हैं, उसका अगर पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट सेम नंबर्स। एंड वही केस अगर पेंडुलम है, लार्जेस्ट पॉसिबल पेंडुलम जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी है, तो उसका पीरियोडिक टाइम भी कितना होता है, सेम ही होता है। क्लियर हो गया लिख के? हो नेक्स्ट कोणा शेजारी बसला होता, कोणा शेजारी बसला होता? सेकंड पेंडुलम कोण तो? सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम, राइट डाउन द पेंडुलम whose periodic time, the pendulum whose periodic time is 2 seconds, the pendulum whose periodic time is 2 seconds, सेकंड पेंडुलम मतलब क्या? ऐसा पेंडुलम जिसका पीरियोडिक टाइम कितना है? अब पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है म्हणजे काय? जिसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड इतना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे देखो कि पीरियोडिक टाइम का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 2π√L/g। तो 2 कट होके यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या मिलेगा? g/π²। क्या है? L इक्वल्स टू g/। तो सेकंड पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, L इक्वल्स टू g/π²। बट होता क्या है देखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर लेंगे तो g की वैल्यू है 9.8 एंड π² भी आता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 ही आता है। इसलिए अर्थ के सरफेस के ऊपर सेकंड पेंडुलम की लेंथ होगी 1 मीटर। मतलब अगर पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर रखेंगे तो उसका पीरियोडिक टाइम कितना रहेगा? 2 सेकंड। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट के ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे लेंथ सेम रहेगी क्या सेकंड पेंडुलम की? किती होईल मग? डिपेंड करता है। वेरी गुड। प्लैनेट कौन सा है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम एंड एंगुलर एसिटम। सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया है। इसकी वर्कशीट आपको मिलेगी, बट वर्कशीट के लिए आपको बाद में आना पड़ेगा।